एक बारी सोच कर देखिए, एक व्यक्ति पॉलिटिकल स्पीच देता है बहुत बड़ी, अचानक से राइज करता है पॉलिटिकल सीन में, राजनीतिक सीन में, और कहता है कि मैं गरीबों का मसीहा हूं, मैं सबको पैसे बांटूंगा, मैं रॉबिन हुड बनूंगा, मैं सबकी मदद करूंगा, मैं कहूंगा कि भैया रेंट इससे ज्यादा मत लो, मैं कहूंगा कि सैलरी बढ़ाओ, मैं हर एक आम आदमी को उसका हक दिलवाऊंगा, मैं खुद कभी 1 रुपया भी नहीं रखूंगा, मैं जो करूंगा आप लोगों के लिए करूंगा। ये सारी बातें कहने के बाद वो व्यक्ति एक करप्शन स्कैंडल में लिप्त मिले और आपको पता चले कि गरीबों का मसीहा बनते बनते वो तो अपने पूरे खानदान का मसीहा बन गया, सब कुछ उन्हीं के लिए जोड़ लिया, और वो भी छुपा छुपा के। इस तरीके का काम अक्सर राहु इन द सेकंड हाउस वाले कर सकते हैं, क्योंकि एक तो उनको पैसों से बड़ा लगाव होता है, और दूसरा वो लोग बातें बड़ी अच्छी कर लेते हैं। बट डोंट वरी, जस्ट बिकॉज राहु आपके सेकंड हाउस में है इसका मतलब ये नहीं है कि आप खराब और करप्ट लोग हो। इट्स जस्ट एन एक्सट्रीम एग्जाम्पल कि सेकंड हाउस का राहु कितना पावरफुल हो सकता है व्हेन इट कम्स टू गिविंग द राइट काइंड ऑफ स्पीचेस। तो चलिए, आज राहु इन द सेकंड हाउस एंड केतु इन द 8th हाउस ये कैसे रिजल्ट देते हैं सामान्य रूप से कुंडली में, उनके बारे में जान लेते हैं। कुंडली का दूसरा घर हमें दिखाता है हमारे अर्ली चाइल्डहुड को, हमारे संचित धन को, हमारे संस्कारों को, और उसके साथ साथ ही हमारे कलेक्टिव चीजों को जिनको हम होल्ड करके रखते हैं या कलेक्ट करके रखते हैं, उन्हें दूसरा घर दिखाता है। और जो हमारी कुंडली का 8वां घर होता है वो दिखाता है कि शादी के इमीडिएटली बाद हमें क्या मिलने वाला है। हिडन चीजों को ये दिखाता है, हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े इश्यूज आ जाएं, प्रॉब्लम्स आ जाएं, खासतौर पे एकदम वाइल्ड कार्ड की तरह, उनको भी 8वां घर दिखा देता है। और इसके साथ साथ ही सडन चेंजेस, सर्जरीज और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज, इन्हें भी 8वां घर दिखा देता है। जिन लोगों की कुंडली में राहु दूसरे घर में और केतु 8वें घर में होते हैं, ये दो में से एक ही तरह के हो सकते हैं और अक्सर दोनों एक साथ होते हैं। नंबर 1, कि ये लोग जब बात करते हैं तो अक्सर टूट टूट कर बात करते हैं। उनके जो सेंटेंसेस हैं या उनकी जो बोली है वो अक्सर धारा प्रवाह नहीं होती, और ये खासतौर पे तब होता है जब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात हो रही हो। यानी अगर आप और मैं सामने बैठे हुए हो और हम बातें करना चाह रहे हो तो वो जैसे बोलते हैं वो थोड़ा अटक अटक कर, रुक रुक कर, कई बार स्टैमर भी करते हैं, जिसकी वजह से धारा प्रवाह उनकी बोली नहीं हो पाती। दूसरी तरीके के जो लोग होते हैं वो अक्सर स्टेज पर बड़ा अच्छा बोल लेते हैं। ये वो लोग होते हैं कि जब इन्हें परफॉर्म करना होता है ना, तो बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। दे आर एक्सेप्शनल एट दैट। इसीलिए कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो सिंगिंग करते हुए तो नहीं हकलाते, लेकिन बात करते हुए हकलाते हैं। तो ये तीसरे तरह के लोग होते हैं जो उनकी जो नंबर है या जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होती है एक्चुअली, कि जब इंटरपर्सनली कम्युनिकेट करना है तो मे बी दे आर नॉट एज इंटरेस्टेड, या उनका मन नहीं है, या उनको सही शब्द नहीं मिल रहे। लेकिन जब किसी को चार्म करना हो, जब परफॉर्म करना हो, ओ माय गॉड, दे आर अमेजिंग। तो आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए। आप ऑफिस में किसी से मिले, आपने थोड़ी बहुत बातें की, कॉफी ब्रेक के समय पर आपने बातें की, आपने देखा ये व्यक्ति कुछ ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता या अटक अटक के बोलता है, एंड यू आर लाइक ओके फाइन, मे बी दे आर लाइक वेरी इंट्रोवर्टेड और नहीं बोलना चाहते वो ज्यादा, या वो बात करते करते खो जाते हैं कहीं पे। ओके, अब इनके घर में नया गृह प्रवेश है या कुछ है, उन्होंने आपको बुलाया, आप वहां पहुंचे तो आप अलग ही पर्सनैलिटी देख रहे हो। वो व्यक्ति इतना ग्रैंड, इतना मैग्नानिमस, इतना अच्छा गर्मजोशी से आपका स्वागत हो रहा है, खाने की प्लेटें आपके सामने लाई जा रही हैं, और आपको बड़े बड़े रिटर्न गिफ्ट दिए जा रहे हैं, और आप सोच भी नहीं सकते कि ये वही इंसान है क्या, इसने कहीं अपना क्लोन तो नहीं बिठा दिया यहाँ पे। या हो सकता है कि जो ऑफिस में आता हो वो क्लोन हो। तो ये क्यों है? क्योंकि पहली स्थिति में इस व्यक्ति को आपसे बात करनी है, रोजमर्रा की बातें, एंड दे आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन दैट। दूसरी स्थिति में इन्हें परफॉर्म करना है एज द पर्सन जिसका नया नया घर बना है, एंड अ ब्यूटीफुल वन। तो वो परफॉर्मेंस जहां पर होती है वहां पे वो बहुत अच्छा करते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग जिनका राहु सेकंड हाउस में हो, कई बारी बड़ी अच्छी स्पीचेस देते हैं, गाना भी कई बार बड़ा अच्छा गा लेते हैं। तो दे लाइक ऑल दिस। तो याद रखिए, राहु एक ऐसा ग्रह है जो अच्छा बुरा दोनों ही करने की क्षमता रखता है। ऐसे लोगों में अक्सर कलेक्शन की टेंडेंसी भी बहुत ज्यादा होती है। जब मैं छोटी थी ना, उस समय सारी चिल्ड्रंस बुक्स में बच्चों के बारे में बातें आती थी जो स्टैम्प कलेक्ट करते हैं, एंड आई वाज लाइक, इन्हें कोई काम नहीं है क्या? स्टैम्प क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, कॉइन क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, दैट्स वियर्ड।
मुझे लगता था ऐसा। बट हाँ, अगर किसी का राहु सेकंड हाउस में हो तो उसको ये ऑड नहीं लगेगा, क्योंकि उसके लिए इट्स गुड। मैंने स्टैम्प कलेक्ट किया, वैल्यूएबल हो सकता है। मैंने कॉइन कलेक्ट किया, वैल्यूएबल हो सकता है। तो स्वभाव से थोड़े कलेक्टर किस्म के ये लोग होते हैं, राइट? सो दे वांट टू कीप थिंग्स एंड कलेक्ट थिंग्स एंड होर्ड देम। पैसों को लेकर भी उनका ऐसा ही विचार रहता है। तो वो चाहते हैं कि भाई पैसा आता रहे और वो उसको संचित कर करके रखते रहें। इसीलिए दीज पीपल कैन बी वेरी गुड एट स्पेंडिंग। उड़ाने के टाइम पे भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन बचाने के टाइम पे उससे कहीं ज्यादा अच्छे होते हैं। और अपने से ज्यादा ये दूसरों का पैसा बड़े अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, दूसरों के पैसे को ज्यादा अच्छे से बचा लेते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रेंज। तो मुझे सेकंड और एट्थ हाउस राहु केतु वैसे भी बड़े स्ट्रेंज लगते हैं, और ये स्ट्रेंजनेस आप लोगों को भी महसूस हो रही होगी। ओके, इस तरह के जो लोग होते हैं, इन्हें ओकल्ट में जैसे ज्योतिष हो गया, एनर्जी हीलिंग हो गई, या इस तरह की जो भी चीजें हैं, इनमें स्वाभाविक इंटरेस्ट होता है, क्योंकि केतु 8वें घर में है। तो जहां जहां भी केतु जाएगा वहां पे स्वाभाविक इंटरेस्ट आपका करेगा ना, जाहिर सी बात है। लेकिन आप उसमें जरूरत से ज्यादा एंगेज नहीं करते, यानी आपका एंगेजमेंट वहां पर भी टूट टूट कर होता है, कंप्लीटली नहीं होता। 100% कमिटमेंट के साथ, 100% एंगेजमेंट के साथ नहीं हो पाता। अच्छी चीज ये है कि आप 1 घंटे में उतना सीख लोगे जितना दूसरा व्यक्ति शायद महीने भर में ना सीख पाए। बट उस 1 घंटे के बाद आप बोर हो जाते हो, आपको ब्रेक चाहिए, and you can't really handle it and you need to feel fresh air and all। इस तरह की चीज आपको जरूरत होती है। ऐसे लोगों के लिए रिश्ते निभाना अक्सर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सच कहूं तो राहु इन द फर्स्ट और केतु इन द 7th से भी ज्यादा राहु इन द सेकंड और केतु इन द 8th में रिश्ते निभाना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ जब रिश्ते शुरू होते हैं तो बहुत ही अच्छे स्केल पर शुरू होते हैं। शुरू शुरू में एवरीथिंग इज गुड, सो द हनीमून फेज इज वेरी गुड। लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है कि चीजें बस आके थम सी गई, अब कहीं आगे ही नहीं जा रही है, कुछ हो ही नहीं रहा है। अक्सर ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में बहुत सारे रिलेशनशिप को छूटते हुए देखना पड़ता है। कमाल की बात यह है कि हर बार इन्हें फर्क पड़ेगा ये जरूरी नहीं है। दे मे नॉट रियली केयर अबाउट दोज थिंग्स। लेकिन इनके जीवन में जितने लोग आते हैं उतने ही लोग आसानी से टिकते नहीं हैं। अगर ये लोग 500 लोगों से मिलेंगे ना, तो शायद कहीं जाके 1 लोग या 2 लोग होंगे जो इनके लाइफ में टिकेंगे, जिनको ये अपना समझेंगे और जिनके जाने से उनको जेन्युइनली गहरा दुख होगा। अदरवाइज इनके संबंध अक्सर टूट टूट कर चलते हैं, एक साथ नहीं चल पाते हैं। शादी के मामले में इसीलिए इन लोगों को थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए, और इस बात का तो खास ख्याल रखना चाहिए कि अपने ससुराल वालों को अपना दुश्मन नहीं समझना, जब तक खास तौर पे उन्होंने आपको रीजन ना दिया हो ऐसा समझने के लिए। तो इफ यू हैव अ रीजन दैट दे डोंट लाइक यू एंड दे हेट यू, समझ में आता है। बट अगर हम माइंड सेट ही ऐसा लेके चलते हैं कि भैया वो तो हमारे अगेंस्ट ही हैं, फिर थोड़ी सी समस्या हो जाती है, और ये लड़का और लड़की दोनों पर अप्लाई होता है, इसलिए इसका ध्यान रखिए। अक्सर ऐसे लोगों को उनके परिवार की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली नहीं मिल रही होती है, यानी कि कौन थे, कहाँ से आए थे, क्या करते थे। कुछ ना कुछ हिडन होता है परिवार के बारे में या उनके शुरुआती जीवन के बारे में, जो उनको ज्यादा पता नहीं होता है या फिर उनके साथ ज्यादा शेयर नहीं किया जाता। ऑलमोस्ट ऐसा लगता है जैसे कि उनका वो जो जीवन है या उनका जो पास्ट है, उनके जो पुरखे हैं, दे आर सॉर्ट ऑफ नॉट अवेलेबल, या फिर वो अपनी बात आपसे बोलना नहीं चाहते। ये हर केस में हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अक्सर केस में हमने देखा है कि शुरुआती जीवन में बच्चे घर में ज्यादा समय बिता नहीं पाते हैं और उनको घर छोड़ के हॉस्टल्स में या दूसरी जगहों पर जाना पड़ता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पेरेंट्स के साथ नहीं रह पाते, तो उन्हें दादा दादी के पास या नाना नानी के पास अक्सर भेज दिया जाता है ताकि वो लोग वहां रहें। इनकी फैमिलीज में अक्सर आगे बढ़ने की नीड बहुत देखी जाती है, यानी एम्बिशन इनकी फैमिली में दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा होता है। वाई? बिकॉज राहु इज इन द सेकेंड हाउस, सेकेंड इज योर चाइल्डहुड होम। तो इसीलिए अगर बच्चे के पेरेंट्स पैसे कमाने में या अपना सोशल स्टेटस ऊंचा बढ़ाने में लिप्त मिले, तो उसमें फिर आपको कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। अक्सर जब ये लोग शादी के बारे में सोचते हैं तो भी वो इसी नतीजे पर पहुंचते हैं that the marriage should elevate their status। तो इस तरह की चीज इनके दिमाग में जरूर होती है। इसीलिए आपको जरूर ध्यान देना चाहिए कि आप लोग कभी भी स्टेटस के चक्कर में प्रेम को और अच्छे रिश्तों को सैक्रिफाइस ना करें। ये लोग अपनी वैल्यूज, अपने संस्कारों को लेकर अक्सर ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, यानी कि ये लोग अपने घर को जितना हो सके उतना अच्छा बनाना चाहते हैं, उसमें अच्छे संस्कारों को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं।
बहुत बार ये जो संस्कार होते हैं, ये हो सकता है कि कहीं बाहर से आ रहे हो, कहीं फॉरेन इन्फ्लुएंस से आ रहे हो, लेकिन दे वांट टू इंट्रोड्यूस इट टू देयर फैमिली बिकॉज उनके अनुसार ऐसा करना अच्छा है। फॉर इंस्टेंस, आप लोग एक सामान्य मिडिल क्लास इंडियन परिवार को बिलोंग करते हैं जहाँ पे बच्चे अपने पेरेंट्स का ख्याल रखते हैं, लेकिन आपने तो अपने पेरेंट्स का ख्याल रखा, लेकिन अपने बच्चों को आप ये नहीं कहते। अपने बच्चों को आप कहते हो कि बच्चों इंडिपेंडेंट बनो, आप एक समय के बाद आपको घर छोड़ के जाना है, अपने लिए घर बनाने हैं, और जैसा आपके जी में आता है आपको वैसे रहना है। जैसा मैं जिया हूँ या जैसे हमारे पुरखे जिए हैं वैसे आपको नहीं जीना है। तो इस तरह की भी कुछ वैल्यूज होती हैं, कुछ संस्कार होते हैं जो वो दूसरे जगहों से या फॉरेन कंट्री से, फॉरेन कल्चर से अपने घर में लेकर आते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोई जापान चला गया और उसने वहां का वर्क कल्चर देखा, तो उसने सोचा कि यही चीज मुझे अपने परिवार में इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, तो वो ऐसा जरूर करेंगे। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर एक्चुअली वेरी कॉमन। तो आपको ये जो फॉरेन इन्फ्लुएंस है वो सबसे कट्टर से कट्टर, ऑर्थोडॉक्स से ऑर्थोडॉक्स फैमिली में कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाएगा। एंड द रीजन इज कि इन लोगों के अंदर भी एम्बिशन होता है। तो इनका जो परिवार है वो तो एम्बिशियस होगा ही, लेकिन इनके अंदर भी एम्बिशन होता है, और इस एम्बिशन के चलते ये कोशिश करते हैं कि समाज में इनको ऊंचे से ऊंचा ओहदा मिले और इनको अच्छी नजर से दुनिया के सामने देखा जाए। अब याद रखिए कि बोलने की कला तो इनके पास है ही, दे हैव गिफ्ट ऑफ द गैब। तो वो बोलने की कला, अपने आप को एक खास तरीके से दिखाने की कला, ये इनके अंदर अच्छी होती है। मैंने बहुत कॉमनली ऐसा होते हुए देखा है कि राहु इन द सेकंड हाउस वाले लोग चाहे किसी भी तरह के परिवेश को बिलोंग करते हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग अक्सर अपने लिए अपना परिवेश खुद चुन लेते हैं। तो हो सकता है कि आप कर्नाटका के किसी गांव से आते हो जहाँ एक खास तरीके का खाना खाया जाता हो, एक खास तरह की बोली भाषा बोली जाती हो, या खास तरीके का उनका रहन सहन हो, लेकिन आप रहते अब मुंबई में हैं और आपका उन चीजों से कोई खास लेना देना रह नहीं गया है। यू हैव क्रिएटेड योर ओन लाइफ। हो सकता है कि आप पिज्जा भी या बर्गर भी आप लोग छुरी कांटे से खाते हो, नॉट बिकॉज आप किसी को बहुत ज्यादा इंप्रेस करना चाहते हो, दो दैट कैन ऑल्सो बी द केस, बट बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि आपकी अपनी वैल्यूज आप खुद बनाएंगे। आप डिसाइड करेंगे कि आपको दुनिया में किस नजर से देखा जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, राहु इन द सेकंड हाउस, जो कि अपने नाम के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ कभी भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं, और वो अक्सर अपने आप को एक नया कलेवर, एक नई पहचान और कई बार तो एक नया नाम भी देने की कोशिश करते हैं। एक लड़की है जिसे मैं जानती हूँ, वो जब छोटी थी तो उसका नाम रखा गया था ईशा और निशा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ईशा और निशा, बट उसे यह नाम अच्छा नहीं लगा और उसने फर्स्ट क्लास में जाते ही अपने पेरेंट्स को बोल दिया कि देखिए मुझे ये नाम पसंद नहीं है, यू हैव टू गिव मी अ डिफरेंट नेम, और वो नाम मैंने डिसाइड कर लिया है, वो भी 9 अक्षर से ही था। उसने बता दिया कि मुझे यही नाम दो, और उसके पेरेंट्स को उसके जिद के आके घुटने टेकने ही पड़े। तो आपने देखा ना कि किस तरीके से हमारी आइडेंटिटी के साथ, हमारे कोर बेसिक प्रिंसिपल्स के साथ कुछ चीजें जो जुड़ी हुई होती हैं, जैसे कि हमारा नाम। कुछ लोग अक्सर इन नामों को भी चेंज करने के बारे में सोचने लगते हैं। सो दिस इज एक्चुअली वेरी कॉमन, क्योंकि इनके अंदर इंडिपेंडेंस की नीड बहुत ज्यादा होती है। ये लोग भी बहुत ज्यादा बंद कर नहीं रहना चाहते। ये अपने परिवार को पसंद करते हैं, अपने परिवार की हिस्ट्री को भी पसंद करते हैं, और अगर वो हिस्ट्री उनको आगे बढ़ने में मदद कर सकती है, कहीं ना कहीं उन्हें कुछ फायदा दिला सकती है, तो फिर वो उसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। तो भले ही आप मुंबई में जाकर बर्गर को छुरी कांटे से खाते हो, लेकिन मान लीजिए आपके ऑफिस में कल्चरल वीक चल रहा है और वहां पर आपको मालूम है जो जितना ज्यादा एग्जॉटिक होगा उतना उसको पॉइंट मिलेंगे, सीईओ खुश होगा, तो आप जरूर अपना पहनावा जो है, अपना वस्त्र है, वो पहन कर जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि ऐसा करने से आपको प्रिविलेज बहुत ज्यादा मिलती है और दूसरों की नजर में आने का मौका भी आपको बहुत ज्यादा मिलता है। मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। इनफैक्ट अगर हो सके देन व्हाई नॉट, यू शुड ट्राई एवरी you know ammunition in your arsenal। आपके पास जितने तीर हैं उतने आपको इस्तेमाल करने चाहिए अपने बेनिफिट के लिए। प्रॉब्लम क्या है? इन लोगों की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि राहु केतु की इस पोजीशन की वजह से उनके लाइफ में कई बार बड़े बड़े बदलाव आते हैं, जिससे उनका पूरा परिवेश बदल सकता है, उनके पैरों के तले जो जमीन है वो भी बदल जाती है। बट व्हाट आई रियली लाइक अबाउट देम इज कि इन लोगों को जेन्युइनली कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जिस भी परिवेश में जाएंगे उसके हिसाब से अपने आप को इंस्टेंटली ढाल लेते हैं।
तो ऐसी स्थितियां अक्सर आती नहीं है कि ये सर पकड़कर बैठ गया और सोच रहे कि अरे यार ये क्या हो गया, क्या हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था, ये गलत हो गया। नॉट एट ऑल। दे आर वेरी मच लाइक, ओ ओके, सो दिस हैपेंड, वेयर एम आई नाउ, अच्छा अब मैं यहाँ हूँ, ठीक है, लेट मी एक्ट अकॉर्डिंगली। तो जिस स्थिति में ये लोग जाते हैं, उस स्थिति के अनुसार वो बहुत इजीली ढल जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो लोग बिहेव करने लगते हैं। तो वही हमारा व्यक्ति जो मुंबई के पॉश रेस्टोरेंट्स में जाकर और बड़ी बड़ी जगहों पे जाकर छुरी कांटे से बर्गर खा रहा था, अगर उस व्यक्ति को हम वापस मान लीजिए इस बार कर्नाटका नहीं मध्य प्रदेश के किसी गांव में भेज देंगे, जहां पर इतना नहीं होता, खाना नहीं होता है, कुछ नहीं होता, तो वहां पर वो व्यक्ति बैठ के रागी की ज्वार की रोटी भी खा लेगा, क्योंकि वो अपने परिवेश के हिसाब से आसानी से ढल जाता है। एंड दे लव परफॉर्मिंग। तो वो जो परफॉर्मेंस का एक चीज होती है ना इनके अंदर, नेचुरल एक्टर्स होते हैं ये लोग, तो वो इनके अंदर बहुत अच्छा होता है। इनफैक्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगी, इफ यू हैव राहु इन द सेकंड हाउस, डू थिंक अबाउट वॉइस एक्टिंग। वो लोग आप बहुत अच्छे से आप लोग कर सकते हो, वो चीज आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। लाइक नोबडी कैन मैच यू। आपका वॉइस मॉड्यूलेशन, आपका बात करने का तरीका, अपने आप को शेप शिफ्ट कर देना कंप्लीटली टू फिट इनटू अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, ये एक ऐसी चीज है जो आपके अलावा शायद ही कोई कर सकता हो। ट्रस्ट मी, राहु इन द फर्स्ट हाउस वाला व्यक्ति भी ये नहीं कर सकता, जो कि राहु इन द सेकंड हाउस वाला व्यक्ति कर सकता है। जो केतु इन द एट्थ हाउस वाला व्यक्ति कर सकता है, वो केतु इन द सेवेंथ हाउस वाला व्यक्ति नहीं कर सकता। सो यू मस्ट ऑलवेज बी केयरफुल। हालांकि अगर आप लोग ओकल्ट में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो फिर आप लोगों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि देखिए आप लोगों को हो सकता है मन करे कि चलो हम भैरव साधना करें, हम माँ बगलामुखी साधना करें, और इस तरह की जो चीजें ना रिलेटिवली हिडन होती हैं, जो सामान्य गृहस्थ जिनको फॉलो नहीं कर रहे होते। अब इनमें आप लोगों का नेचुरल इंटरेस्ट होता है, लेकिन याद रखिएगा जब भी आप इन चीजों के साथ इंडल्ज करेंगे, तो आप जरूर किसी ना किसी प्रोटेक्शन के साथ करेंगे, है ना। एवं ही आप इन चीजों में नहीं घुस जाएंगे। पहले आप उनके जो परहेज हैं, उनके जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आप उनको फॉलो करने की कोशिश करेंगे और फिर ही उन चीजों में जाएंगे। क्योंकि आपके साथ अक्सर क्या होता है, यू आर वेरी एम्बिशियस, यू नो एग्जैक्टली हु टू बिकम, यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। ऐसे केस में आप लोग थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में आके किसी भी जगह के साथ, किसी साधना के साथ, किसी चीज के साथ जुड़े हुए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, चाहे वो कितने भी फालतू क्यों ना हो, बट जुड़े हैं ना, और मान्यता है उन चीजों की, तो आप उन मान्यताओं को अक्सर धता बता देते हो, और इसकी वजह से फिर लोग आपके कई बार हिडन दुश्मन भी बन जाते हैं, और फिर वो आके इवेंचुअली आपको नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। ओवरऑल ये पोजीशन उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो कि अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोग एक्टिंग के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, खासतौर पे वॉइस एक्टिंग, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। जो लोग सेल्स में काम करना चाहते हैं, मार्केटिंग, पीआर, इन सब में काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ, आप लोग अगर अपने बर्थ प्लेस से कहीं आगे निकलना चाहते हो, अगर अपने बर्थ सर्कमस्टांसेस से कहीं आगे निकलना चाहते हो, तो राहु इन द एट्थ हाउस आपके लिए बेहतरीन पोजीशन है। लेकिन उसके बदले में आपसे वो कोई चीज छीन लेता है, और वो ये कि आपको पैसा तो दे देगा, आपको प्रसिद्धि भी दे देगा, आपको ग्रेट परफॉर्मेंस, शेप शिफ्टिंग, इंस्टेंटली किसी चीज में ढल जाना, सब दे देगा, लेकिन इसके बदले में आपकी सिक्योरिटी छीन लेता है। तो क्योंकि वो आपकी सिक्योरिटी छीन लेता है, इसीलिए यू आर ऑलवेज लुकिंग एट योर बैक। आपको लगता है ओ कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये इनसिक्योरिटी थोड़ा हमारे अंदर बनी रहती है। ये सब चीजें तब ठीक हो जाती हैं जब राहु और केतु के डिस्पोजिटर्स अच्छी स्थिति में हो। तो अपनी कुंडली में उनको ठीक करने की कोशिश कीजिए, और उसके साथ साथ ही रिमेंबर, ऑलवेज सेव फॉर अ रेनी डे। मुसीबतें आएंगी, सडन चेंजेस, सडन अपहीवल्स आपके लाइफ में बहुत ज्यादा होंगे। आपको टेंशन नहीं लेनी है। अपना जो आपने कलेक्शन जमा करके रखा हुआ है, जो संचित करके रखा हुआ है, उसके साथ ध्यान से रहो। और सब कुछ करने से पहले डिफाइन करो, आप अपना चरित्र कैसे देखते हो, हु डू यू सी योर सेल्फ एज, और वो पूरे अच्छे तरीके से डिफाइन करो। और हर चीज को फिर उसी बेंचमार्क पर, उसी तराजू पर तोलो। ऐसे करके लोग आपसे जल्दी परेशान भी नहीं होंगे, आपको फोनी नहीं बोलेंगे, मक्कार झूठा नहीं बोलेंगे, आपको इनफैक्ट उल्टा पसंद करेंगे आपकी परफॉर्मेंस के लिए। और उसके साथ साथ ही आपके दुश्मन कम बनेंगे, जिसकी वजह से आपकी इनसिक्योरिटी भी कम होगी। ऑलराइट, ओके देन, बाय, टेक केयर।